नमस्कार, बहुत स्वागत है दोस्तों। वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा। बड़े ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आए हैं। MCQ मल्टी चॉइस क्वेश्चन रहेंगे। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो जल्दी सब्सक्राइब कर लें, बिल्कुल फ्री में, और साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। बिना समय गवाए हम आपको छोटे से वीडियो में ज़्यादा प्रश्न कराएंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि ये प्रश्न PEB यानी मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल की सभी परीक्षाओं पर आने वाले कॉमन क्वेश्चन है। तो साइंस पोर्शन के क्वेश्चन और इन्वायरमेंटल पोर्शन के क्वेश्चन, पर्यावरण के, और जो जीके के क्वेश्चन है वो कंबाइन रूप से इस वीडियो में आपको देखने को मिलेंगे। तो चैनल से जुड़ जाएं और सभी क्वेश्चनों का लाभ उठाएं। यहाँ पर पहला प्रश्न देखिए, चेचक के टीके का आविष्कार किसने किया है? तो यहाँ पर देखिए, डाउट सबसे ज़्यादा तब होता है जब आप कंप्यूटर की स्क्रीन पर क्वेश्चन समझ में आने के बाद विकल्प की ओर गौर करते हैं। विकल्प ये जब आप देखते हैं तो जो आप पढ़ के जा रहे हैं उससे कुछ अलग विकल्प भी पूछे जाते हैं, तो उसमें डाउट हो जाता है। चूंकि आपको उन्हीं में से एक उत्तर देना होता है, इसलिए जो विकल्प वाले क्वेश्चन हैं उनकी प्रैक्टिस करके जाएंगे तो अच्छा रहेगा। तो यहाँ पर चेचक के टीके का आविष्कार किसने किया था? 4 नाम आपको दिख रहे हैं, सर फ्रेडरिक ग्रांट बैटिंग, सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, लुईस पाश्चर और एडवर्ड जेनर। तो यहाँ पर आप उत्तर बताएं, बढ़िया से आपकी तैयारी पता चल जाएगी। और मैं तो बता ही रहा हूँ, तो मुझसे पहले कोशिश करेंगे कि बता दें। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, चेचक के टीके का आविष्कार किया था एडवर्ड जेनर ने। अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपने LPG सुना होगा, CNG सुना होगा, लेकिन PNG आपने नहीं सुना है। PNG है पाइप्ड नेचुरल गैस, इसको बोलते हैं। पाइप्ड प्राकृतिक गैस होता है, उसके बारे में क्वेश्चन जो है थोड़ा सा नया लगेगा आपको क्वेश्चन, लेकिन अब इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिस चीज़ के बारे में आप नहीं जानते हैं। PNG का उपयोग किसके लिए किया जाता है, ये क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है। 4 विकल्प मिलेंगे आपको, खनन में, वेल्डिंग में, खाना पकाने में और बेहोश करने में। तो इसका उत्तर बेशक सी बात है, जब आप क्वेश्चन शायद न सुने हो या न पढ़े हो PNG के बारे में, तो यहाँ पर मैं बता देता हूँ, इसका सही उत्तर हो जाएगा खाना पकाने में। नॉर्मली जो है खाना पकाने में LPG का उपयोग होता है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस का, लेकिन दोस्तों PNG का उपयोग भी खाना पकाने में किया जाता है। ठीक, तो ये राइट आंसर खाना पकाने में हो गया। अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, विश्व में एल्युमिनियम का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? फ्रांस है, चीन है, भारत है, इटली है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और यहाँ पर इंटरनेशनल क्वेश्चन है, एल्युमिनियम का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? राइट आंसर B 2 नंबर हो जाएगा। चीन देश जो है एल्युमिनियम का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत ने अंतरिक्ष युग में प्रवेश किया कब, किसके समय में किया? आर्यभट्ट के प्रक्षेपण से, भास्कर के प्रक्षेपण से, एप्पल के प्रक्षेपण से, अग्नि के प्रक्षेपण से। यहाँ पर देश का नाम भी यहाँ पर देखना है। भारत, अपने देश की बात हो रही है। भारत ने अंतरिक्ष युग में कब प्रवेश किया, यानी कौन सा प्रक्षेपण किया गया? तो ये वही क्वेश्चन को घुमा करके, यानी पहला प्रक्षेपण कौन सा है? तो राइट आंसर आर्यभट्ट हो जाएगा। ठीक, अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत की सतह से वायु में मार करने वाली मिसाइल का नाम बताना है। सतह से, ये सतह हो गई, यहाँ से वायु में कौन सी मिसाइल मार करती है? तो यहाँ पर उसका नाम बताना है। अग्नि है, त्रिशूल है, नाग है, वायु, ये पृथ्वी है। यहाँ पर ये 4 मिल जाएंगे। तो मिसाइलें अलग अलग हमारे भारत में हैं, और ये वायु से वायु में भी करती हैं, ठीक है ना। फिर यहाँ पर सतह से सतह में भी वापस आके करती हैं, यानी यहीं से छोड़ा गया यहीं आकर, लेकिन सतह से वायु में कौन सा करेगा इनमें से? तो राइट आंसर त्रिशूल हो जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सी है, पूछा गया है। तो सोडियम, कैल्शियम, पोटेशियम, आयरन, ये सभी क्रियाशील धातु हैं, लेकिन इनमें भी सबसे अधिक क्रियाशील धातु के बारे में आपको यहाँ पर बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा
सोडियम सब लगाएंगे लेकिन सोडियम होगा नहीं यहाँ पर, क्योंकि आपको मैं पहले ही बता दिया हूँ जो विकल्प यहाँ पर दिए हैं उसी से उत्तर होना चाहिए। तो यहाँ पर क्रियाशील धातु तो सोडियम होती है, ये आपने पढ़ा है, इसलिए उसको मिट्टी के तेल पर रखते हैं। लेकिन यहाँ पर सभी क्रियाशील धातुएं हैं, इसमें डाउट होता है तो यहाँ पर कौन सा क्रियाशील धातु है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपको बता देते हैं, पोटेशियम जो है यहाँ पर इनमें से दिए हुए विकल्पों में से सबसे क्रियाशील धातु रहेगा। तो सोडियम, कैल्शियम, पोटेशियम, आयरन में से पोटेशियम जो है सबसे क्रियाशील धातु रहेगा। इसको जो है तो के से दर्शाते हैं पोटेशियम को। अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर, वह सबसे छोटा जीव जो स्वयं विकास एवं प्रजनन करने में समर्थ होता है। सबसे छोटा जीव कौन सा है जो स्वयं विकास करता है, स्वयं प्रजनन करने में समर्थ है? विषाणु, जीवाणु, बैक्टीरियोफेज और माइक्रोप्लाज्मा जीनेटाइलियम। यहाँ पर तो कौन सा है, लेकिन ध्यान रखना है सबसे छोटा होना चाहिए यहाँ पर। तो यहाँ पर विषाणु में ज़्यादातर लोग लगाएंगे, लेकिन दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा माइक्रोप्लाज्मा जेनेटाइलियम। ये सबसे छोटा जीव है जो स्वयं विकास और प्रजनन करने में समर्थ है, माइक्रोप्लाज्मा जेनेटाइलियम। अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो जिसका नाम है, इसरो का पूरा नाम भी पूछा जाता है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसका नाम है अंग्रेजी में, हिंदी में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यहाँ पर है। ये दो क्वेश्चन क्लियर हो गए आपसे। अब इसरो ने 22 जून 2016 को कितने उपग्रहों की लॉन्चिंग कर इतिहास बना दिया है? तो यहाँ पर देखिए 22 जून 2016 में इसरो ने कितना यहाँ पर उपग्रह लॉन्च किया है, एक साथ की यहाँ पर बात हो रही है, 20, 15, 18 और 22 ये यहाँ पर है। तो सबसे अधिक वाले में यहाँ पर लगाएंगे, लेकिन ये नहीं, इससे मतलब नहीं है, यहाँ पर मतलब है इसरो ने कितना लॉन्च किया है। राइट आंसर है 20 उपग्रह लॉन्च किया है 22 जून 2016 को इसरो की तरफ से। अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि मानव शरीर के लिए सुखदायक ताप परिसर कितना होता है? यानी मनुष्य के लिए कोई नुकसानदायक नहीं है, मनुष्य को बहुत ज़्यादा आराम महसूस हो, कितना टेम्परेचर होगा? 150 से 200, 200 से 250, 300 से 350 और 50 से 150। चूँकि यहाँ पर दिया नहीं है कि डिग्री सेल्सियस है, केल्विन है, फ़ारेनहाइट है, ये चीज़ का नहीं दिया हुआ है, लेकिन सुखदायक ताप परिसर कितना होना चाहिए, कितना होता है यहाँ पर? तो राइट आंसर आपको बता दें 200 से 250 के बीच जो है ताप रहेगा, तो मानव शरीर के लिए सुखदायक ताप कहलाता है। अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि ज्वालामुखी फटने पर कौन सा प्राकृतिक चक्र प्रभावित होता है? कार्बन चक्र, नाइट्रोजन चक्र, सल्फर चक्र, फास्फोरस चक्र। ध्यान रखिएगा, ज्वालामुखी जब फटता है तो प्राकृतिक चक्र प्रभावित हो जाता है, तो कौन सा प्रभावित होगा? तो यहाँ पर आपको बता दें राइट आंसर है फास्फोरस चक्र जो होता है वह प्रभावित होता है ज्वालामुखियों के फटने से। अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा सबसे कम ताप को बर्दाश्त कर सकता है? कौन सा है इनमें से जो सबसे कम टेम्परेचर को, यानी ठंडे मौसम में माइनस में भी उसको दिक्कत नहीं होती है? घींघा है, दीमक है, तोड़ है, आयस्टर है। यहाँ पर देख सकते हैं 4 नाम आपको मिलेंगे। तो यहाँ पर देखिए ये जो घेंघा होता है ये राइट आंसर होगा, ये सबसे कम टेम्परेचर, क्योंकि इसके ऊपर का जो खोल होता है वो बहुत ही ज़्यादा कठोर होता है, तो इस कारण से है माइनस में भी कोई दिक्कत नहीं होती क्योंकि ये खोल के अंदर रहता है। ठीक, फिर अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि अधिक ताप परिसर को सहन करने वाले प्राणी क्या कहलाते हैं? जो अधिक ताप को सहन कर सकते हैं, दीर्घतापी, तानुपाती, प्रठुतापी, इनमें से कोई भी नहीं। तो चूंकि ये क्वेश्चन मुझे उम्मीद है आप नहीं पढ़े होंगे, तो यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर है जो अधिक ताप परिसर को सहन करते हैं प्रठुतापी कहलाते हैं। अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि निम्न में से किस जंतु का लिंगानुपात ताप से सबसे अधिक प्रभावित होता है? कौन सा जंतु है जिसका लिंगानुपात ताप से अधिक प्रभावित होता है? ताप से, ध्यान रखिएगा, ताप से, टेम्परेचर से, यानी गर्मी का मौसम में वो जो है प्रजनन नहीं कर सकते हैं करीब यहाँ पर, यही समझिए। तो केचुहा, काकरोच, अमीबा, रोटीफर्स यहाँ पर। तो राइट आंसर यहाँ पर देखिए रोटीफर्स होते हैं, इनका जो है लिंगानुपात जो है ताप से बहुत ज़्यादा प्रभावित होता है। ठीक, फिर अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है प्रकाश स्रोत के विपरीत दिशा में गमन करता है। जहाँ से मान लीजिए यहाँ सूर्य है, ऐसे ऐसे
यहाँ पर, और इसके विपरीत दिशा में सूर्य का यहाँ पर आएगा, इसके अपोजिट दिशा में कौन जो है गमन करता है, अमीबा, केचुआ, फ्लैजिलेट्स, उपयुक्त सभी विपरीत दिशा में, प्रकाश स्रोत के विपरीत दिशा में। तो राइट आंसर यहाँ पर दोस्तों हो जाएगा केचुआ। केचुओं को नमी वाला स्थान चाहिए यहाँ पर, तो ये प्रकाश स्रोत के विपरीत दिशा में गमन करता है जहाँ छांव होती है। फिर अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड गैस की आदर्श मात्रा कितनी मानी जाती है। ध्यान रखिएगा, वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा यहाँ पर नहीं पूछी जा रही है, ठीक। इस कारण से आपको दिक्कत ज़्यादातर ये वाला राइट आंसर करेंगे, लेकिन ये जो है दोस्तों उत्तर आपको दिखा देते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये इसका उत्तर हो जाएगा 3%, यहाँ पर 3% होगा आदर्श मात्रा। आपको फोकस करना है इस वाले शब्द पर, ये आदर्श लिखा हुआ है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 की कितनी मात्रा जो है हमारे वायुमंडल में जो है तो कोई दिक्कत नहीं पैदा करेगी, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड जो है एक गर्म गैस होती है और ये हमारे वायुमंडल के टेम्परेचर को हाउस गैस है ये बढ़ा देती है। तो कितना जो है यहाँ पर अच्छी मात्रा मानी जाती है, आदर्श मानी जाती है, वो 3% तक अगर बढ़ जाए कार्बन डाइऑक्साइड तो कोई दिक्कत नहीं होती है। तो 3% जो है आदर्श मानी जाती है, ठीक। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वायुमंडल की वह सीमा जिसमें ऊंचाई के साथ ताप गिरना बंद हो जाता है कौन सा कहलाता है। यानी यहाँ पर ये इस तरह से परतें हैं वायुमंडल की, ठीक। तो पहली परत क्षोभ मंडल, दूसरी समताप मंडल है, फिर इसी तरह से जो है परतें यहाँ पर होगी, मध्यमंडल, आयन मंडल, इस तरह से। तो कौन सी परत है इसमें ताप ऊंचाई के साथ जो है गिरना बंद हो जाता है। तो आयन, क्षोभ मंडल, मध्यमंडल, समताप मंडल, ये 4 परत आपको यहाँ पर दिया है। इसका राइट आंसर यहाँ पर आपको बता दें, यहाँ पर क्षोभ मंडल हो जाएगा। क्षोभ मंडल जो पहला परत होता है, सभी मौसमी घटनाएं इसी में होती है। इसके बाद जो दूसरी परत है उसका नाम ही है, यहाँ पर देख सकते हैं, समताप मंडल। राइट आंसर क्षोभ मंडल हो जाएगा। आज की इस वीडियो को हम इतने क्वेश्चन आपको दिखा पाएंगे। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप चैनल को जल्द ही सब्सक्राइब कर लेंगे अगले वीडियो को पाने के लिए। वीडियो को लाइक कर दें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। मिलते हैं अगले वीडियो पर।